हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लियर। तो ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, एक्चुअली ये हम लोग का एक तरीके से क्या है, स्टार्टिंग है एक फॉर्मुलेशन की, जिसके हेल्प से हम लोग जो अपने रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, यानी या फिर वो मूव कर रहा था तो जाके किसी और से जाके टकरा गया, उसकी वजह से दूसरा पार्टिकल मूव करने लगा, तो एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से दूसरे पार्टिकल पर एक्सेलरेशन आया और वो मूव करने लगा। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं उसको हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका का क्या है, हम लोग का फॉर्मुलेशन है जहां पर कुछ हम लोग के पास रूल्स हैं जो कि हम लोग के बेसिक 3 लॉज होते हैं, और उनको फिर हम लोग अप्लाई करते हैं उन सिचुएशंस पे और जाकर निकालते हैं उस पे कि किस एक्सेलरेशन से वो पार्टिकल मूव कर रहा है। फिर अगर हम लोग को एक्सेलरेशन पता चल जाता है तो वापस हम लोग पहुंच जाते हैं अपने काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस पे, जो कि हम लोग की 3 इक्वेशंस थी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनका हम लोग यूज करके जो भी चीजें होती हैं उस बॉडी से रिलेटेड उनको हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें एक और जरूरी बात है, वो ये है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करते हुए, यानी कि ये जो हम लोग अभी पढ़ेंगे चीजें जो भी है, भले ही कोई आपको एक एक्सटेंडेड बॉडी दिख रही हो, बट मानेंगे उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि जैसे ही एक्सटेंडेड बॉडी का कॉन्सेप्ट आता है हम लोग के पास, तो वहां पर हम लोग को लगाना होता है जो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वाले। क्योंकि जैसे ही एक्सटेंडेड बॉडी होगी तो किसी पॉइंट से दूर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक कोई सेंटर अगर मान लिया जाए, किसी बॉडी का कोई सेंटर है, लेट अस सपोज मैं बैठा हूं यहाँ पर, ठीक है, और मेरे जो सेंटर ऑफ मास है वो मेरे किस पे है? बेली बटन के पास है। तो उससे हम लोग उसका रेफरेंस लेके हम लोग देखेंगे कि मेरे सर पे कितना फोर्स लग रहा है, मेरे पैरों में कितना लग रहा है, मेरे हाथ में कितना फोर्स लग रहा है, और फिर उसकी वजह से जो हम लोग का रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो सब उस पर टॉर्क वगैरह फिर एक्ट होने लगता है। तो जैसे ही हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक्सटेंडेड बॉडी की तरफ मूव करते हैं तो हम लोग को कुछ और चीजें ऐड करनी होती हैं। क्लियर। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो हम लोग का फॉर्मुलेशन है उसको स्टार्ट करना है, और यहाँ पर जो भी बॉडी हम लोग कंसीडर करेंगे, फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो भी बॉडी हम लोग कंसीडर करेंगे, भले ही मैं उसको बॉल बोलूं, बॉक्स बोलूं या कोई आदमी बोलूं, वो सब पॉइंट ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है इस पे। ठीक है, उसके बाद तो चीजें तो होती ही हैं, बट सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो अब हम लोग सब इस पे क्या क्या कवर करेंगे, तो बेसिकली जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि जो हम लोग के नेचर है उस पर किस किस तरीके के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि बेसिकली अब जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं या फिर लॉज ऑफ मोशन वाले में आते हैं, जब हम लोग डायनेमिक्स पढ़ते हैं किसी चीज की, तो उस पर बात आ जाती है फोर्स की। तो नेचर में ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हर तरीके की एक्टिविटी के लिए, तो उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो 3 लॉज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन की किस तरीके से चीजें रुकी हुई होती हैं या फिर मूव करती हैं, अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, अगर नहीं लग रहा तो क्या होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला आता है हम लोग का बात क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की। देखिए, फंडामेंटल फोर्सेस हमारे जो नेचर में है वो 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। और ये जो वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये एक्चुअली क्या है? ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखें या ना लिखें, बट हम लोग ये मानेंगे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही है। दूसरा है हम लोग का यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर। और फिर ये चीजें होती हैं। तो अगर हमें ये समझना है कि कौन फोर्स कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तो लेट अस सपोज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको रेफरेंस मान लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है? जैसे कि 2 मास है हम लोग के पास, एक है m1 और एक है m2। तो इन दोनों के मास की वजह से जो इन बॉडीज पे फोर्स एक्ट होता है वो कहलाता है हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो
तो लेट अस सपोज ये जो हम लोग के पार्टिकल हैं, अभी इस पे ये दो पार्टिकल हैं, इस पे अभी मास मैं m1 m2 कुछ नहीं मान रहा, मान रहे हैं कि ये दो पार्टिकल हैं, ठीक है। और ये दो जो पार्टिकल हैं इनमें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 लग रहा है, कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, तो इनके बीच अब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा वो होगा कितना, 1 इंटू, ये लिखा हो ना, इंटू 10⁻25, मतलब जो भी इसको मानो ग्रेविटेशनल फोर्स को, उस पे इंटू 10⁻25 कर दो, तो ये हो जाएगा। अब एक बात और होती है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम लोग के हर बॉडी में इस तरीके से एक्ट हो, वो होंगे अलग अलग स्केल पे जो फोर्सेस होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। बट जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एक्चुअली जब डिके प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर डिके प्रोसेस होती है, तब वहां पर अपना रोल प्ले करता है। तो जैसे कि अगर मैं दो हाथ है मेरे ऐसे और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो वहां पर मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि वीक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। मैं भी सिर्फ एक जो कहेंगे कि दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करने के लिए बता रहा हूं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो पार्टिकल्स के बीच में 1 लग रहा है, तो इन्हीं पार्टिकल में अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता, अब वो यहां पर लगेगा या नहीं लगेगा वो बात की बात है, अगर लगता तो इस पे होता कितना, उसका जो क्या कहेंगे ऑर्डर है वो होता ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻25 टाइम्स ज्यादा। ये टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई इतना कहते हैं ना, ये मुझसे 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो सेम चीज है यहाँ पर कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम्स होगा। इसी तरीके से अगर इन दो पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता तो वो हो जाता 10⁻36 टाइम्स उस ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी जगह पर 1 मान रहे हैं तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स बिगर है। और फिर आता है हम लोग का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻38 टाइम्स होता है अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मान रहे हैं। क्लियर? तो ये होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस हमारे नेचर में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर तरीके के फोर्स के लिए। जैसे कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट उठाया तो ये ऐसे मैंने ऐसे किया, तो ये जो हो रहा है ये एक्चुअली मेरे बॉडी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो मसल्स चल रही हैं जिसकी वजह से मैं उस ऑब्जेक्ट को उठा पा रहा हूं। या फिर अगर हम लोग चल रहे हैं जमीन पर, तो जमीन और मेरे पैरों के बीच में फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से मैं चल पा रहा हूं, वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जो उसका ओरिजिनेशन है क्या कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का, वो हम लोग क्वांटम मैकेनिकली समझते हैं, तो अभी वहां तक हमें नहीं जाना, वहां तक तो अभी बात ही नहीं करनी हम लोग को, बट बता रहा हूं मैं ये सारी चीजें होती हैं। तो इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस की हेल्प से किसी भी तरीके का फोर्स जो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाती है हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो टेक अवे पॉइंट है वो ये है कि इन्हीं 4 फोर्सेस की वजह से ही हर तरीके के फोर्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अप्लाई हो रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब और चलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। तो सबसे पहला जो है हम लोग का वो है वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें है क्या, देखिए, जैसे कि एक कोई बॉडी है हम लोग के पास, जैसे कि फुटबॉल है, तो अब देखिए फुटबॉल मैंने बोला तो एक कोई एक्सटेंडेड बॉडी नहीं समझनी है आपको। क्लियर? ये मैंने इसीलिए शुरुआत में बोल दिया है, भले ही मैं फुटबॉल बोल रहा हूं, बट ये पॉइंट मास माना जाएगा। पॉइंट मास मतलब कि इसका कोई आकार और शेप नहीं है। जैसे ही हम लोग इसका कोई डेफिनेट शेप साइज मानते हैं तो वो उस पर टॉर्क फिर एक्ट होने लगता है। उस जो भी फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से उसका टॉर्क देखना पड़ता है, क्योंकि किसी पॉइंट के रेफरेंस पे वो कुछ दूरी पर फोर्स लग रहा होगा तो उसकी वजह से एक मोमेंट जनरेट होता है, टॉर्क जनरेट होता है। ठीक है? तो अभी जो भी हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो पॉइंट मास मानकर कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर कर रहे हैं। तो ये बॉल भी, भले ही मैं बॉल बोल रहा हूं, बट कहने का ये है कि यहाँ पर ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो अब हम लोग ने कंसीडर किया ये बॉल, तो इस बॉल को अगर कहीं पर हम लोग ने देखा कि रखी हुई है तो वो तब तक रखी रहेगी स्टेशनरी, वो तब तक रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। ठीक है? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। क्लियर? तो यहां पर ये ऐसे रुकी हुई रखी है
तो इसमें कुछ फोर्स लग रहे होंगे, जैसे कि एक mg एक्ट हो रहा होगा, इसमें कुछ इस समय पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा होगा, बट जो नेट फोर्स है क्या है, नेट फोर्स, जैसे ये लिखा हुआ है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इस पे हम लोग का 0 एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो mg है और जो नॉर्मल फोर्स है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल का क्या मतलब है, mg का क्या मतलब है, वो अभी आगे सब समझेंगे, बट मैं बता रहा हूँ एक कोई फोर्स नीचे लग रहा है, कोई एक फोर्स ऊपर लग रहा है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैसे करेंगे वो भी आगे जानेंगे। तो अभी ये था हम लोग का पहला लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो अपनी वो रुकी हुई स्टेट में ही रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा। बात क्लियर? तो ये एक चीज निकल के आ गया कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिस स्टेट में है, मतलब जिस कंडीशन में है, वो उसी कंडीशन में रहना चाहेगा। जैसे सुबह के टाइम नींद आपको आती है बहुत तेज, तो आप क्या करते हैं, उसी स्टेट में रहने की कोशिश करते हैं जिस स्टेट में आप सुबह हैं, कि बस सोने दो, जगाओ नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं, वहां पर जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब आपने ऐसा किया होगा तो आपके घर वालों ने क्या कहा होगा कि बड़ा जिद्दी है ये। क्या है, बड़ा जिद्दी है ये। जिद्दी यानी कि जड़ है, चेंज नहीं होना चाहता, ठीक है। बहुत बार कहा गया होगा कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप खेलने अगर चले गए तो कहेंगे मानता नहीं है, जिद्दी है ये। यानी कि आप जड़ हो रहे हैं, आप जो भी आपसे चेंज करने के लिए बोला जा रहा है आप उसको रजिस्ट कर रहे हैं। तो सेम चीज यहां से निकल कर आई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, कि कोई भी पार्टिकल जिस भी स्टेट में होता है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, वो रजिस्ट करता है किसी भी तरीके के चेंज को। इस चीज को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वो जिस भी स्टेट में है वो उस स्टेट को चेंज करेगा, वो रजिस्ट करेगा उस चेंज को। क्लियर? और यही जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इनर्शिया। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जितना ज्यादा मास होगा, ग्रेटर द मास उतना ज्यादा इनर्शिया, ठीक है। ग्रेटर द मास ग्रेटर इट्स इनर्शिया। तो जैसे कोई एक छोटा सा पेबल है, मतलब कि छोटा सा पत्थर है, आप अगर उसको बाहर से ऐसे धक्का मारे तो वो अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। तो जो उसने रजिस्ट किया जिस स्टेट में था वो थोड़ा सा रजिस्ट किया। अब उसके कंपैरिजन में अगर मैं कह दूं कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, आप उस पर धक्का मार रहे हैं, तो वो तो कहेगा हाँ धक्का मार लो, मैं तो नहीं हिलने वाला। तो वो क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है जो भी उस पर एक्सटर्नली फोर्स लगाकर उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके स्टेट को, ठीक है। तो ये चीजें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को ध्यान रखनी है। पहली बात तो कि जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होता है उस स्टेट में रहने की कोशिश करता है अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा हो, और अगर एक्ट होता भी है एक्सटर्नल फोर्स तो वो उस चेंज को रजिस्ट करने की कोशिश करता है, और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा होता है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। क्लियर? अब बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पहुंचने के पहले हम लोग को थोड़ा सा समझना होगा मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में। हेलो राना, कैसे हैं आप, किस स्कूल से हैं? देखिए मोमेंटम के अगर बारे में बात करें कि मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के पहले इसको हमें समझना होगा। तो देखिए मोमेंटम क्या है, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा आप सोचिए कि एक आपके पास एक्चुअल कार है और दूसरी है टॉय कार। क्लियर? अब यहां पर क्या है कि ये जो दो कार हैं, इन दो कार पे एक है बड़ी कार और एक है छोटी कार। तो अब ये दोनों, अगर इन दोनों को सेम स्पीड से मूव कराया जाए, इन दोनों कार को अगर सेम स्पीड से मूव कराया जाए तो होगा क्या कि अगर मैं कह दूं कि आपको इन दोनों कार को रोकना है और आपके पास चॉइस है कि इन दोनों में से किसी भी एक कार को आपको रोकना है, तो आप कौन सी कार चूज करेंगे रोकने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, आप चूज करेंगे छोटी वाली कार। क्यों?
आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो कार है, ठीक है, इसके पास ऐसी कोई चीज है यहां पर जो कि कम है इससे, ठीक है, ऐसी कोई चीज है जो कि कम है इस बड़ी वाली कार से। तो जब हम लोग ने क्या देखा कि इन दोनों को सेम वेलोसिटी से हम लोग मूव करा रहे हैं, तो आपने इसको चूज किया रोकने के लिए कि आप इसको रोक देंगे। अब इसी में दूसरा केस ये है कि ये जो बड़ी वाली कार है वो बिल्कुल हल्के हल्के मूव कर रही है। कितना मूव कर रही है? 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर मूव कर रही है 1 सेकेंड में। बात समझ रहे हैं? 1 मीटर मूव कर रही है 1 सेकेंड में। और ये जो छोटी वाली कार है वो मूव कर रही है कुछ 20 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? या मान लीजिए 10 मीटर्स पर सेकेंड, 20 मीटर मान लेते हैं, क्या उससे करना है, हमें तो समझना है ना चीजों को। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मूव कर रही है और ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो अब होगा क्या? ये वाली जो कार है, बड़ी वाली एक्चुअल कार, और ये वाली छोटी वाली कार जिसपे छोटे बच्चे वगैरह बैठकर चलाते हैं, और ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है, तो अब आपके लिए इस कार को रोकना मुश्किल हो जाएगा और इस कार को रोकना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो धीरे 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 बढ़ रही थी। तो यहां पर जो 2 केस बने, उसमें पहले वाले केस में आपने क्या देखा कि अगर दोनों की जो स्पीड है वो सेम रखी जाए, मान लीजिए कि ये वाली कार जो है वो भी 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो आप चूज करेंगे किसको? छोटी वाली को। तो यहां पर जो फैक्टर निकल के आया, वो निकल के आया कि मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो आप उसका देखते हैं मास, साथ ही साथ अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप उसका देखते हैं वेलोसिटी भी, ठीक है। हाँ, अगर छोटी कार के मेटल की डेंसिटी अगर ज्यादा हुई बड़ी वाली से यहां पर छोटी मानने का मतलब ही है कि हम उसका मास छोटा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी भले ही ज्यादा हो, बट हम लोग ने ओवरऑल जो मास वहां पर रखा वो कम ही रखा। क्लियर? तो अब यहां पर क्या है कि इस जगह पर जो छोटी वाली कार है उसका मास तो हो गया m। अब यहां पर क्या है कि एक तो हो गया फैक्टर हम लोग का m, मास, और दूसरा फैक्टर निकल कर आ रहा है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर आप रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, वो आप में कितना ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो सब आप करेंगे किस चीज को देख के? एक तो मास और दूसरा उसकी वेलोसिटी। तो साइंटिस्ट ने सोचा, या जो भी थे उन्होंने क्या सोचा कि देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए किसी मोशन को हम क्यों ना मास इंटू वेलोसिटी एक बना दें क्वांटिटी, जिसको बोले मोमेंटम। क्या कहा जाए? मोमेंटम। क्योंकि ये दोनों के दोनों मैटर कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है m मास का v वेलोसिटी के साथ, तो उसको कोई रोकेगा या नहीं रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि ये दोनों फैक्टर मैटर करते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसके अंदर कितना मतलब अगर वो जाके किसी से टकराए तो वो सामने वाले को कितना फोर्स देगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इस पे ये चीज अब यहां पर निकल कर आई कि ये जो दो हम लोग के थे फैक्टर, कौन कौन से? m और v, उसको मल्टीप्लाई करा दिया गया और बना दिया गया क्या? एक क्वांटिटी जिसको बोला गया मोमेंटम। तो मोमेंटम आपको समझ पे आ गया। जो हम लोग के टेक्स्ट बुक्स होती हैं उस पे डायरेक्टली ये बोल दिया जाता है कि लेट अस डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम p इज इक्वल टू mv। तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों डिफाइन करते हैं, ये है उसका रीजन, क्योंकि वो उस पे छुपी हुई एक प्रॉपर्टी है जिसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर? तो डायरेक्ट हम सीधे ऐसे नहीं डिफाइन कर देते, हम उसके पीछे एक लॉजिक है डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम निकल कर आता है किसी भी ऑब्जेक्ट का m इंटू वी। तो वेक्टर फॉर्म पे जो मोमेंटम होता है वो निकल कर आ जाता है ये, तो p इज इक्वल टू m v। क्लियर? अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें तो वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो चेंज होगा अगर, तो उसको कुछ टाइम लगेगा चेंज होने में, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा था और बहुत कैच लिए गए, काफी कैच ऐसे भी हुए जो छूट गए। क्यों?
क्योंकि या फिर चोट कैच लिया और उनको चोट लग गई। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए समझते हैं। तो देखो, पहले क्या किया, बॉल आ रही है ऊपर से, ठीक है, और बॉल को हमने ऐसे पकड़ा और हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। जो सीजन्ड प्लेयर है, मतलब कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत दिनों से खेल रहे हैं, वो क्या करेंगे, बॉल को पकड़ेंगे और ऐसे हाथ पीछे कर लेंगे, ठीक है। पकड़ते पकड़ते मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो करते करते कितना करेंगे, हाथ अपना पीछे कर देंगे। यानी कि देखो, समझो बात को, बॉल ऊपर से आ रही थी, बॉल ऊपर से आ रही थी तो उस पर कुछ होगा वेलोसिटी और उस पर होगा कुछ मास m, ये दोनों उसके पास हैं। अब जैसे ही उस बॉल को एक प्लेयर ने पकड़ा, जो अच्छा खिलाड़ी है, उसने उस बॉल को पकड़ा, तो जब उसकी वेलोसिटी यहां पर, मतलब जब उसके हाथ में टच हुई तो उसकी वेलोसिटी थी v, और उसने अपने हाथ क्या किए, पकड़ने के बाद हाथ ले गया पीछे तरफ, ठीक है, हाथ ले गया पीछे तरफ, यहां पर कुछ जाकर कंप्लीटली स्टॉप किया। मतलब कि अभी वेलोसिटी v थी और यहां तक लाते लाते क्या किया, यहां पर वेलोसिटी जो हुई वो आके हो गई जीरो। क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहां पर जो मोमेंटम था वो था कितना, p इज इक्वल टू mv, और फाइनल यहां पर जो मोमेंटम हो गया वो कितना हो गया, जीरो हो गया। और यहां से यहां जो हाथ पीछे किए, हाथ पीछे करने का मतलब बताइए, सोचिए क्या कर रहा है, हाथ पीछे कर रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है। क्या कर रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो वो जितना ज्यादा टाइम लेगा, बॉल को जिस वेलोसिटी के साथ उसके हाथ पे आके टकराई थी और धीमे धीमे करते हुए पीछे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो उतना ज्यादा मोमेंटम का जो चेंज है ज्यादा टाइम पे हुआ, तो हाथों में फोर्स जो एक्ट होगा वो कम होगा। यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा यही बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा, जैसे कि हमारे हाथों में जो फोर्स लगेगा, उस बॉल के आने की वजह से वो लगेगा कि वहां पर जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम और कितने टाइम पे है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग देखते हैं। सेम चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम लोग क्या करें, कम टाइम पे कर दिए, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि चोट भी लगी हो किसी के, जैसे कि बॉलिंग करी और बॉल जाकर लग गई किसके, जो बैटर है या फिर कह लीजिए बैट्समैन, उसके बॉल जाकर लग गई, तो हुआ क्या, वो खड़ा था बैट से हिट करने के लिए, बट वो बॉल जाके लगी उसके शरीर में, और शरीर वहां पर रेडी नहीं था उस मोमेंटम को धीरे धीरे डिक्रीज करने के लिए। वो वहां पर स्टक ऐसे खड़ा था और बॉल आई ऐसे टकरा गई। तो v वेलोसिटी से अगर बॉल आ रही थी तो इंस्टेंटली क्या हुआ, वो जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज टू जीरो हो गई। तो बहुत कम टाइम पे मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हुआ, जिसकी वजह से वो बॉल जब टकराती है तो लग जाती है चोट। और उसी बॉल को अगर कोई कैच करता है, तो क्या करता है, ऐसे पकड़ता है, आराम से ऐसे ले लेता है पीछे। बॉल तो वही थी, वही स्पीड थी, सब सेम था, बट जो टाइम लिया वो ज्यादा ले लिया, उसकी वजह से जो फोर्स लगा हाथों में वो कम लगा। बात समझ पे आए? फोर्स भी लग रहा होगा बॉल पर सर, कहां पर बात कर रहे हैं आप? हाँ, फोर्स तो लग ही रहा होगा बॉल पर कब की बात कर रहे हैं? अभी मैं क्योंकि काफी चीजें बता दिया मैंने यहाँ पर। फोर्स भी लग रहा होगा बॉल पर सर फर्स्ट लॉ से। अपना एक बार क्वेश्चन पूरा एक साथ लिखिए, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप। चलिए, अब यहां पर क्या है कि जो ये था हम लोग का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उससे ये चीज निकल कर आई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, कि जो मोमेंटम है वो कितने टाइम पे चेंज हो रहा है, तो जब उसको उससे टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम को, तो वो निकल कर आ जाता है क्या, वहां पर हम लोग का फोर्स निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम पर कितना मोमेंटम चेंज होता है वही होता है हम लोग का फोर्स। तो फोर्स हम लोग का डिफाइंड होता है कुछ इस तरीके से, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहां पर ये क्या है, डीपी बाई डी टी, ये बता रहा है चेंज इन मोमेंटम, ये वाला पूरा टर्म। ठीक है,
चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या फिर कह लीजिए कि ये डिफरेंशिएशन है मोमेंटम का, और ये जो है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है फोर्स से रिलेटेड। अच्छा, हो गया क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और कोई डाउट हो तो पूछना। अब चलते हैं आगे। राना, आपने बताया नहीं आप कहाँ से, कहाँ, कौन सा स्कूल है आपका और कहाँ पर है स्कूल, बताइए ज़रा। अब देखिए, तो यही है, जैसे कि ये एग्जाम्पल पे अगर हम लोग देखें कि अगर किसी बॉल को हम लोग क्या करें, धीमे से हिट करें, तो उसकी वजह से होगा क्या कि धीमे से हिट करने मतलब कि उस बॉल का जो मोमेंटम है हम लोग धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, और उसी को जब हम लोग बहुत तेजी से हिट करते हैं, जैसे कि जो फुटबॉलर होते हैं वो क्या करते हैं, फुटबॉल होती है उसमें बहुत तेजी से अपना पैर हिट करते हैं, तो पैर उनका वही, वहां पर वो वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं। पैर वही का मतलब मास जो है उन्होंने क्या किया, मास उनका फिक्स है, और उसको तेजी से हिट किया। तेजी से हिट करने का मतलब कि अपना जो पैर था उसकी वेलोसिटी बढ़ाई, तो अब एमवी मोमेंटम के साथ ये पैर जाकर इससे टकरा रहा है, और वो लोग ऐसा मारते हैं इसको कि इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम है वो कम से कम टाइम पे इस बॉल को ट्रांसफर हो जाए, जिसकी वजह से इस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो। क्लियर? इस तरीके से जो फुटबॉलर होते हैं वो फुटबॉल पे एक तरफ से पैर मारते हैं और वो दूसरे गोल तक पहुंच जाती है उड़ते उड़ते, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत कम टाइम पे जो उन्होंने अपने पैरों में मोमेंटम क्रिएट किया होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं उस बॉल पर। तो टाइम, चेंज इन मोमेंटम, ये सब फैक्टर मैटर करता है किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स के उस पे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग के जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उससे, क्योंकि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग का मतलब इस तरीके से नहीं निकल कर आता तो जो हम लोग के सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता। कैसे मुश्किल हो जाता, आइए समझते हैं। देखिए, पहले तो ये जो आपको इमेज दिख रही है उसको देखकर क्या समझ पा रहे हैं, सोचिए जरा। देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, देखिए उसके लिए सब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पहला और दूसरा। पहला वाला क्या था, उससे हमें पता चल गया कि किसी बॉडी में जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्या था, वो ये था कि किसी बॉडी में कितना फोर्स लगेगा उसको क्वांटिफाई कर दिया। ठीक है, दूसरे में उसको क्वांटिफाई कर दिया। फिर आया तीसरा, और तीसरा लॉ ये बताता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो फोर्स है, हाँ बिल्कुल फोर्स लग रहा है, तो अब वो कैसे लग रहा है वो बात आती है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी में फोर्स लगाती कैसे है। बिल्कुल, हाँ, वो पर्सन जो है वो वॉल पे फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल सही रहना। तो ये जो हो रहा है वो एक्चुअली देखिए कैसे हो रहा है। तो पहला लॉ हमें ये बताया कि फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। दूसरा कि अच्छा ठीक है, फोर्स लगा रहे हो तो इतना लगेगा, मैंने ये देखो निकाल कर बता दिया। सेकंड लॉ कह रहा है कि मैंने ये निकाल कर बता दिया कि ये लगेगा। और तीसरा बता रहा है कि अरे लगाओगे कैसे, पूछ तो लो हमसे पहले। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा दो बॉडी के बीच में। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाए तो वो कैसे लगाएगी फोर्स। ठीक है, बात समझ पर आई? ये होते हैं वो थ्री लॉज ऑफ मोशन। सिर्फ वहां पर ये नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा, वो बताते हैं चीजों को। पहला बताता है कि फोर्स रिक्वायर्ड है स्टेट को चेंज करने के लिए, दूसरा है अगर हमें निकालना है कि कितना रिक्वायर्ड है, और तीसरा बताता है अरे कैसे रिक्वायर्ड है, लगाओगे कैसे, बताओ तो वही अब हम सीखते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे बताता है कि एक जो बॉडी है दूसरे बॉडी में फोर्स कैसे लगाती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये क्या है कि ये जो आदमी है वो वॉल को पुश कर रहा है। क्लियर, ये आदमी उस वॉल को पुश कर रहा है। तो जितना फोर्स कुछ भी हो, अभी हम ये नहीं बोल रहे कि फोर्स ये कितना लगा रहा है, अभी हम बोल रहे हैं जितना भी लगा रहा है उतना ही फोर्स ये वॉल इस बॉडी पर भी लगाएगी। ये जो आदमी है जितना फोर्स इस वॉल पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये वॉल इस पर भी लगाएगी, और जिस पॉइंट पर ये लगाएगा उसी जगह पर ये बॉडी भी लगाएगी। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मतलब कि अगर ये आदमी इधर फोर्स लगाएगा तो ये इधर लगाएगी, ये इधर लगाएगा तो ये इधर लगाएगी।
ये अगर पैर भी अगर यहाँ पर एक पैर से भी लगाने लगे तो वो अगर इधर लगा पा रहा है तो वो इधर लगाएगी, ठीक है, उसी जगह पर। तो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम मान लें पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट इधर है और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर है, ऐसा, जो कि है कैसा, इस तरीके से अटैच्ड है, और ये वाला ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से इस पे फोर्स लगा रहा है और ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, वो जो बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम लोग के ऐसे एक पेयर फॉर्म होते हैं जो कि होते हैं एकदम इक्वल एंड अपोजिट नेचर के, ठीक है। तो अब इक्वल एंड अपोजिट नेचर के हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये क्वेश्चन। इसका जवाब, तो इसका जवाब ये है कि आप देखिए, ये बात समझिए कि अगर मैं मोशन कर रहा हूं, तो फर्स्ट लॉ पे चलिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर मैं मोशन कर रहा हूं तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो पता करना होगा मुझे। फर्स्ट लॉ कहता है कि मेरे किसी एक बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स देखो, उस नेट फोर्स की वजह से होगा जो भी मोशन होगा। और थर्ड लॉ कह रहा है कि अगर कोई बॉडी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फोर्स लगाए तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो अब अगर मुझे इस बॉडी का मोशन देखना है तो इस बॉडी में टोटल फोर्स कितने लग रहे होंगे मैं ये देखूंगा। हर बॉडी को सेपरेटली देखा जाएगा, यानी कि अभी ये अगर आदमी इस वॉल पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये वॉल इस आदमी पर फोर्स वापस लगेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब मुझे ये देखना है कि ये मैन यहां से जो भी आदमी है वो मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पूरे मैन पर कितने फोर्स लग रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक mg एक्ट हो रहा होगा डाउनवर्ड, ये रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, कुछ इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे पुश कर रहा है पीछे तो ये पीछे जाने की कोशिश करेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, और एक इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, यानी कि इधर हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अभी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है ये हम लोग जो अपने आगे क्लास है उस पर जानेंगे, ठीक है, अगली क्लास में फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। हाँ, विदाउट फोर्स मोशन नहीं होता ऑब्जेक्ट का, ये नहीं है। फिर से समझिए, फर्स्ट लॉ कहता है कि विदाउट फोर्स चेंज नहीं हो सकता मोशन। ये जो आपने लाइन लिखी वो गलत है। फर्स्ट लॉ कहता है कि बिना फोर्स के जो स्टेट है मोशन की, मतलब कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। तो ये जो आपका सेंटेंस लिखा है वो गलत है। हाँ, ऐसा भी होता है कि फोर्स लगे लेकिन बॉडी मूव ना करे, ऐसा होता है कि फोर्स लगे लेकिन बॉडी मूव ना करे। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, नेट फोर्स। यही तो मैं समझा रहा हूं। तो किसी भी बॉडी में मोशन होगा या नहीं होगा सिर्फ ये दो फोर्स देखकर हम लोग नहीं निकालते। ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर वाला बनता है उसको देख के नहीं निकालते, इस बॉडी में टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो निकालते हैं। और अगर टोटल फोर्स कुछ निकल कर आया, तो वो बॉडी मूव करेगी, उसको मूव करने से रोक नहीं सकते, ठीक है। तो आपका ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, ऐसा भी होता है कि फोर्स लगे लेकिन बॉडी मूव ना करे। तो इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे कि फोर्स लगे बट नेट फोर्स जो है वो जीरो निकल कर आ जाए, तभी वो बॉडी मूव नहीं करेगी। और अगर नेट फोर्स उसके ऊपर है, नेट मतलब हर तरीके से हम लोग देखें तो वो बॉडी जो है, अगर नेट फोर्स लगेगा तो वो बॉडी मूव करेगी। क्लियर? इसको मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। आप हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बताइए जल्दी से, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, अगर आपके घर पे नहीं है बट आपने उनके साथ कभी ना कभी खेला होगा, छोटे बच्चों के साथ। तो अगर दो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और आप बीच में ऐसे खड़े हैं, बीच में इस तरीके से खड़े हैं और दो छोटे बच्चे हैं। एक बच्चे ने आपका हाथ पकड़ रखा है और वो अपनी तरफ खींच रहा है, और दूसरे ने पकड़ रखा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। और अगर वो दोनों सेम तरीके से खींच रहे हैं तो ना आप इधर झुक पाएंगे ना आप उधर झुक पाएंगे, आप कहीं पर नहीं जा पाएंगे, आप उसी जगह पर खड़े रहेंगे जिस जगह पर आप खड़े हैं। होगा कि नहीं होगा? तो आपकी बॉडी पे वो बच्चा इस तरफ फोर्स लगा रहा है, कोई बात नहीं है तो
कभी ना कभी बच्चों के साथ खेला होगा आपने, ठीक है, छोटे बच्चों के साथ। तो वो क्या करते हैं, वो या फिर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका कोई हाथ खींच रहा है, आपके दोस्त ही हाथ खींच रहे हैं, एक खींच रहा है इस तरफ से, एक कह रहा है इस तरफ से, चलो इधर चलो, वो कह रहा है नहीं इधर चलो। तो आप क्या करेंगे, आप मूव नहीं करेंगे। अगर दोनों तरफ के फोर्स कैसे हैं, बराबर है, तो आपकी बॉडी में नेट फोर्स कितना लग रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी बॉडी में मोशन होगा या नहीं होगा। आपके बॉडी में फोर्स लग रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपके बॉडी में मोशन होगा कि नहीं होगा। वो वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो नेट इफेक्ट निकल कर है। फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर भी लग रहा है, बट इन दो फोर्स का जो नेट होगा, रिजल्टेंट जिसे कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपकी बॉडी में किस डायरेक्शन पे मोशन होगा। बात समझ पे आई? तो सेम चीज होता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसी में मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं कि अगर कोई इंसान है, बड़ा सा, बहुत बड़ा इंसान है, ठीक है, खली टाइप का, और खली का हाथ पकड़कर दूसरा इंसान क्या कर रहा है, खली को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो खली खींचकर नहीं आएगा, वो खली की तरफ चला जाएगा। क्यों? देखो, अब खली सामने खड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा, और ये छोटा सा इंसान उनके सामने। तो ये जब खली को अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से ये भी खली की तरफ खींचेगा, और क्योंकि इस पे नेट फोर्स एक एक्ट होने लगेगा तो वो इधर खींच जाएगा। बट खली का क्योंकि क्या है, मास ज़्यादा है, उस पर एक्सेलरेशन हमें कम अपीयर होगा, और हो सकता है उनका जो साइज है वो ऐसे है कि वो अपने बॉडी को ऐसे मेंटेन कर सकते हैं कि मोशन ना हो, ठीक है, कैंसिल आउट कर दें। तो जितना भी ये फोर्स लगा रहा होगा उसकी वजह से उसने अब खली को अपनी तरफ खींचा, पर वो खुद उनकी तरफ खींच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी में जो नेट फोर्स थे वो 0 नहीं हुआ, जबकि इनकी बॉडी में नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। समझे? इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप नदी पे गए हैं कभी, अगर कभी नदी में गए हों, और एक छोटी नाव है और एक बड़ी नाव है, ठीक है, एक छोटी नाव है और एक बड़ी नाव है। इस छोटी सी नाव में आप खड़े हैं और यहां से आप फिर जो किनारा है उसमें बाहर तरफ कूदे, तो ये छोटी नाव क्या होगी, क्योंकि जैसे ही आप कूदेंगे तो आप लगाएंगे इस पे एक फोर्स, और ये नाव आप पर भी फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो आपने जो इस पे फोर्स लगाया उसकी वजह से इस पे एक नेट फोर्स आएगा, और वो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाएगा, और आपके बॉडी में एक नेट फोर्स लगेगा और आप इधर मूव कर जाएंगे। अब ये जो आपकी बॉडी है उसमें जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो डिफरेंट निकल कर आएगा, और इस बोट में जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट निकल कर आएगा, ठीक है। और यही बोट अगर इतनी छोटी सी बोट ना होकर एक बहुत बड़ी शिप हो, क्या हो, एक बहुत बड़ी शिप हो अगर, और उस शिप में फिर आप क्या कर रहे हैं, उस शिप से आप उतर रहे हैं, लेट अस सपोज ऐसे बहुत बड़ी शिप है और उस शिप से आप उतर रहे हैं, तो उस शिप से जब आप उतरेंगे तो क्योंकि इस बॉडी, ये जो शिप है वो, उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, क्या है, मास बहुत ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा मास की वजह से जब आप इस पर कूदेंगे तो आपने इस शिप के ऊपर एक फोर्स लगाया और शिप ने आपके ऊपर एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से आप आगे कूद गए। आप उतनी ही एक्सेलरेशन से गए क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया इस पे वो पहले वाले बोट के बराबर ही लगाया था, बट क्योंकि ये इस पे जो अब इस शिप में जो फोर्स लग रहा है वो उतना ही एक्ट हो रहा है पिछले के केस में, बट इस शिप का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से जो नेट एक्सेलरेशन है वो कम है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग को देखने होते हैं। तो कोई बॉडी मूव कर रही है उसमें हम लोग को निकालना होता है कि नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, वो नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो बॉडी मूव करेगी या मूव नहीं करेगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं इससे रिलेटेड। तो ये जो एक्शन रिएक्शन वाला पेयर है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर इक्वल एंड अपोजिट नेचर के हैं तो एक दूसरा कैंसिल नहीं कर देंगे। नहीं, क्योंकि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन को सुनिए और ध्यान से समझिए, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा कब, जब उस, जैसे कि अभी अगर रुका हुआ है और वो मूव करेगा, वो कब मूव करेगा, जब उसके ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर
से जो ये फोर्सेस निकलते हैं, ये फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, ये ब्लू कलर का बना हुआ है वो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हम लोग देखेंगे, और इस बॉडी में कितना नेट फोर्स लग रहा है वो देखेंगे। फिर उससे डिसाइड करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो मूव करेगी या नहीं मूव करेगी। क्लियर? और एक और चीज ध्यान रखिएगा जो सबसे पहले शुरुआत में मैंने मेंशन किया था इस वीडियो के शुरुआत में, कि जो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे वो सारे के सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानकर ही पढ़ेंगे। भले ही मैं यहाँ पे आदमी दिखा रहा हूँ, बॉल दिखा रहा हूँ, कुछ भी दिखा रहा हूँ, बट सबका सब क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानकर चलेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग का ये निकल कर आता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर ब्लू कलर से जैसे मैंने ये लिखा तो ये रिएक्शन दिखाना चाह रहा हूं कि ये रिएक्शन हो गया, और ये रेड कलर से एक्शन का एरो दिख रहा है यहां पर, ये हो गया। तो यहां पर एक बात और आती है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन। ऐसे कैसे? इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है, ठीक है, ये एक्शन और रिएक्शन, देखो एक्शन का रिएक्शन से मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने किसी को मान लीजिए ऐसे हल्का सा ऐसे कर दिया, हल्का सा लगा दिया थोड़ा सा, ठीक है, तो अब वो सामने वाला क्या करेगा, थोड़ा सा रुक के अच्छा अभी बताता हूं, और एक जोर का जड़ देगा। तो आपने एक्शन किया फिर वो रिएक्शन मिला, ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा। जबकि जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक्शन फिर रिएक्शन, ऐसा नहीं होता। अब एक्शन आपका है या रिएक्शन आपको मिल रहा है, यह आपका रिएक्शन है, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भले हम लोग एक्शन रिएक्शन ऐसे बोलते हैं, बट एक्शन का रिएक्शन ऐसा नहीं मिलता कि एक्शन किया फिर रिएक्शन आया, वो तुरंत इंस्टेंटेनियसली होती है सारी चीजें। क्लियर? बट आपको ये बातें ध्यान रखनी है, और साथ में ये भी कि एक्शन का रिएक्शन ऐसे मिल रहा है, उससे चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि जो हम लोग का अगर फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है मैन के द्वारा वॉल पे, और वो है F1 और उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, तो जो रिएक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, और इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग का ये निकल कर आ जाएगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन के बारे में, कि किस तरीके से जो चीजें होती हैं हम लोग की, अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो उसकी वजह से क्या चेंजेस होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब समझते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग के पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट में ये F फोर्स अप्लाई हुआ, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, m है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कितना, a, और वो होगा किसका, फोर्स अपॉन m के बराबर। ठीक है, और ये जो F होता है ना, ये नेट फोर्स हमेशा देखते हैं। क्लियर? क्योंकि अभी देखिए यहां पर हम लोग ये मान रहे हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उस पर एक फोर्स लगा दे रहे हैं, और उससे फिर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल दे रहे हैं। बट ये जो फोर्स होता है वो एक्चुअली नेट फोर्स बोलते हैं इसको, कि उस बॉडी में नेट फोर्स कितना लग रहा है उसको बराबर करते हैं ma के। तो किसी भी बॉडी में जो नेट फोर्स लगता है उसको बराबर किया जाता है ma के, और फिर वहां से हम लोग निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन, और जैसे ही एक्सेलरेशन निकल कर आता है फिर बाकी चीजें भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि a अगर पता चल गया तो निकाल सकते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम लोग को टाइम पता है कि कितने टाइम तक लग रहा है या नहीं लग रहा है, जैसा भी है उससे निकल कर आ जाएगा हम लोग का काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस AT और s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाली इक्वेशंस का। क्लियर? तो अगर हमारा फोर्स ऐसे लग रहा होता और कोई ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, ये एक्सेलरेशन निकल कर आ जाता। बट इसी में अगर क्या होता, हाँ ये चीज़ है कि ये जो एक्सेलरेशन है उससे, जैसे अभी मैंने बताया कि u प्लस AT वाले से निकाल सकते हैं, और हम लोग डायरेक्ट अगर डिफरेंशियल कैलकुलस जो है हम लोग की, या इंटीग्रेशन वगैरह का यूज़ करके भी हम लोग डायरेक्ट चीज़ें निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग का एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो यहाँ से अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है वो किसी का हम लोग का दिया हुआ है कि जो है वो चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन, वो कुछ इस तरीके से कि v फंक्शन है किसी चीज़ का, तो इस तरीके से दिया, या फिर एक्सेलरेशन दिया हुआ है फंक्शन किसी का,
टी का फंक्शन दिया हुआ है, तो उस केस में अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालनी है तो ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे ए और डी टी, और ये ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा v, और ये निकल कर आ जाएगा अगर u2 कैपिटल V लिया था, और यहाँ पर हम लोग इसको जो भी हम लोग की लिमिट होंगी उसके बीच में हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो ये मैथ्स वाला पार्ट है, इसको मैं नहीं बता रहा कि आगे कैसे करना है, बट आप समझ रहे होंगे यहाँ पर क्या मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ इंटीग्रेट कर कर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ें होती हैं, बट अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो कि वो मूव कर रहा है 2D प्लेन में, ठीक है, 2D प्लेन में मूव कर रहा है, जैसे कि ये एक्स वाई ऐसे दिया हुआ है और इस तरीके के यहाँ पर ये प्लेन में कहीं मूव कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि एक कोई पार्टिकल है जो कि एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है, या इसको एक्स वाई भी बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर ये कुछ हम लोग का एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, या एक्स जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, और ये पार्टिकल पहुंचा इस जगह पर, ठीक है, कहां पर पहुंचा, इस जगह पर पार्टिकल पहुंचा है और उसकी फिर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अभी क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल का जैसे ये पाथ दिया हुआ है, ठीक है, पार्टिकल का ऐसे पाथ दिया हुआ है, तो अभी पार्टिकल यहां पे पहुंचा है और आगे का पाथ अगर एक्चुअल में देखा जाए तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो पार्टिकल वहां पर पहुंचा ही नहीं है, तो पाथ वहां पर बनेगा ही नहीं। तो अभी अगर इस पार्टिकल में कोई एक ऐसा फोर्स एक्ट हो रहा हो, क्या एक्ट हो रहा हो, ऐसा कोई फोर्स एक्ट हो रहा हो इस पार्टिकल में, ये जो थीटा इसको इग्नोर कर दीजिए यहाँ पर, तो ये थीटा फॉर्म होगा ऐसे, और ये जो फोर्स है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, और जो उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकल कर आएगा उसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। क्लियर? या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसको कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इस डायरेक्शन में जो निकल कर आएगा उसको बोलेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग का क्या होता है, आइए एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि एक पार्टिकल है यहाँ पर, और वो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन पे है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे, इस पॉइंट पे। अब क्या हुआ कि इस पे इसी पॉइंट पर लगा एक फोर्स जो कि ऐसा है, एफ फोर्स लगा, और इस एफ फोर्स के दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, जो कि एक लग रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन पे और दूसरा लग रहा है उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है वो कहलाएगा हम लोग का टेंजेंशियल, और जो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में है वो कहलाएगा हम लोग का नॉर्मल, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्रीज पे जो है वो कहलाएगा नॉर्मल फोर्स। तो इन दो फोर्स से फिर हम लोग जब मास को डिवाइड करेंगे तो वो देगा हम लोग को दो तरीके के एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि होगा ये कि अगर फोर्स और इसके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल वाला, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा को जब डिवाइड कर देंगे इस पार्टिकल के मास से तो वो निकल कर आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि इंक्रीज करेगा स्पीड को। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो इंक्रीज करता है स्पीड, और स्पीड के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन वो कहलाता है हम लोग का नॉर्मल एक्सेलरेशन, और वो चेंज करता है डायरेक्शन। ठीक है, वो चेंज करता है डायरेक्शन, और उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर माने कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर फोर्स इधर लग रहा था और ये थीटा इधर, और ये वाला एफ कॉस थीटा, और ये यहाँ पर एफ साइन थीटा, ठीक है, ये चीज़। तो इधर जो हम लोग का ये नॉर्मल वाला फोर्स है वो क्या करेगा, वो देखो ये जैसे पाथ बन रहा है ना, ये तो यहाँ पर एक कर्व्ड पाथ बन रहा है, तो इस कर्व पाथ का कोई कर्वेचर है अगर, तो उसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है, और ये यहाँ पर एक ऐसा आर फॉर्म कर रहा है इस जगह पर, इस तरीके से ये डिस्टेंस, ठीक है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v है उस इंस्टेंट पे, तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ऐसा v²/r, और इसको हम लोग कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि किसी पार्टिकल को ऐसा कर्व पाथ में मूव कराने की हेल्प करता है। इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे अपने सर्कुलर मोशन वाले वीडियो पे।
क्लियर? तो अभी हमें क्या ध्यान देना है कि ये चीजें क्या हैं। तो ये जो एफ साइन थीटा है वो क्या हो गया, ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन जो निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग के पास एक बार टेंजेंशियल निकल कर आ गया और ये वाला निकल कर आ गया, तो दोनों को अलग अलग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। याद करिए कि ये जो है वो मोशन है, मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन, और मोशन इन 2 डायमेंशन को हम लोग सेपरेटली हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखनी है। और जो टोटल एक्सेलरेशन यहां से निकल कर आएगा वो यहां से इतना निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को अलग अलग भी दे दिया गया तो टोटल इस तरीके से निकाल सकते हैं कि उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन एक्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा जो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वही इंक्रीज करता है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को, और जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो चेंज करता है वेलोसिटी की डायरेक्शन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है और उस पे फोर्स लग जाए इस तरफ 90 डिग्रीज पे, तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। बट अगर फोर्स या एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे लगे तो वो क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक है, इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, और जो 90 डिग्री वाला कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा तो ऐसे खिंचता जाएगा। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखनी है हम लोग को। अब बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक इक्विलिब्रियम की। तो ये बॉटल आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये मतलब ये पूरा अरेंजमेंट, ये मैं फिर बोल रहा हूं कि भले ये एक्सटेंडेड बॉडी है, इसमें बहुत तरीके से चीजें एक्ट करेंगी, मतलब वो जो फोर्स लग रहा है उनका टॉर्क वगैरह भी हम लोग को देखना होता है। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहा है, अभी मैं सिर्फ आपको ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल पोजीशन में है, कैसे रुका हुआ है, क्योंकि यहां पर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, अभी मैं पॉइंट मास मानकर चल रहा हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर एक्सटेंडेड बॉडीज लेंगे तो वहां पे टोटल टॉर्क जो होना चाहिए वो भी 0 होना चाहिए। बट अभी क्योंकि अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसको पॉइंट मास, तो इसका जो नेट फोर्स इस पर एक्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 एक्ट होना चाहिए। तो अगर ये बॉडी रुकी हुई है किसी जगह पर और उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 एक्ट हो रहा है, यानी कि 0 एक्सेलरेशन एक्ट होगा, और उसकी वजह से वो रुका हुआ है तो वेलोसिटी 0 होगी। तो ये जब कंडीशन होती है तो ये कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और दूसरा होता है काइनेटिक इक्विलिब्रियम। काइनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि फोर्स तो 0 हो, एक्सेलरेशन भी 0 हो, बट वेलोसिटी कांस्टेंट हो, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। बट वो कैसा है, काइनेटिक इक्विलिब्रियम, की वो चीजें मूव कर रही। तो अभी हम लोग को क्या करना है, काइनेटिक इक्विलिब्रियम पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। किस पे करना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, कि जहां पर जो फोर्स हो रहा है, लग रहा है, वो 0 है, टोटल नेट फोर्स, ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस लिखा है ना, ये समेशन एफ, इसका मतलब कि इस बॉडी में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे के सारे फोर्सेस कैसे हैं, 0 हैं। और दूसरा फिर मैं रिपीट कर दूं, अगर ये एक्सटेंडेड बॉडी इसको मानते हैं तो यहाँ पर इसका नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तो अभी सिर्फ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को इस पे हम लोग अगर कंसीडर करें तो इस तरीके से चीजें निकल कर आ जाएंगी। और यहाँ पर अगर कोई इस तरीके से मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है और किसी सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, तो होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट नीचे तरफ mg फोर्स लगाएगा और इसका एक नॉर्मल फोर्स इधर आएगा। ये वाला जो नॉर्मल है, ये जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी के, वहां पर जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हम लोग देख रहे थे उस नॉर्मल से डिफरेंट है मतलब इसका भी वही एक्चुअल चीज की सरफेस से 90 डिग्रीज पे ऐसे देखना होता है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स हम लोग देख रहे हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो अगर कोई सरफेस ऐसी है और उस पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस पर अगर mg नीचे एक्ट हो रहा है तो उसका नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट होगा। इसी में अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके का हो, अगर लेट अस सपोज ये कोई इस तरीके से है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, टिका हुआ है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा इस कोने पे, क्योंकि कोने कोने पे टिका हुआ है तो ऐसे एक्ट होगा, ये वाला इधर एक्ट होगा, ठीक है, इस पे कोई इधर फोर्स एक्ट हो रहा होगा जिसका ये रिएक्शन फोर्स है, क्लियर, क्योंकि इधर कुछ इसका mg होगा, तो उस तरीके से चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर कोई इस तरीके की बॉडी है जहां पर हम लोग को क्या देखना है कि एक्स वाई प्लेन पे रखी हुई है, तो उसके एक्स कंपोनेंट वाले जितने फोर्सेस हैं वो उनका सम 0 होना चाहिए और वाई कंपोनेंट वाले जितने
फोर्सेस हैं उनको, उनका भी समेशन क्या होना चाहिए, जीरो निकल कर आना चाहिए, यानी कि वाई एक्सिस वाले और एक्स एक्सिस वाले का सब जीरो नेट निकल कर फोर्स आना चाहिए, तभी वो हम लोग कहेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम जिसको हम लोग कहते हैं लामीज थ्योरम। और ये लामीज थ्योरम हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जहां पर हम लोग का कुछ ऐसा होता है कि एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इस पे जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है और नेट फोर्स है वो भी जीरो है। उस केस में अगर ये फोर्स इधर लग रहा है FA और इधर फोर्स लग रहा है FC और इधर फोर्स लग रहा है FB, तो ये तीनों फोर्स जो नेट इफेक्ट इस पे डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं जीरो, उसकी वजह से जीरो एक्सेलरेशन और इस पार्टिकल पर जीरो वेलोसिटी। और इन दो फोर्स के बीच में अगर यहां पर ये गामा है, ये अल्फा एंगल है और ये बीटा एंगल है, तो ये होता है रिलेशन कि इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन वाला जो एंगल है उसका साइन लो, तो F अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू यहां पर FB अपॉन साइन बीटा, और ये जो FC है वो हो जाएगा FC अपॉन साइन गामा। तो इन तीनों जो फोर्सेज हैं और उनके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनका ये रिलेशन जो होता है वो कहलाता है लामीज थ्योरम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पर हम लोग का स्टैटिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसमें क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ये वाला। अरे ये क्या आ गया, धर्मपा जी, अभी तो इनको बांध दिया गया और इनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि अभी मैं बता रहा था। देखिए हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, और ये खड़े हुए हैं। तो इनमें क्या हो रहा है कि जब ये इनके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं और ये खड़े हैं तो इनका बैठने का मन कर रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि बहुत देर से इनको बांध के रखा गया था, याद तो आ ही गया होगा कहाँ की बात है ये। ठीक है, तो अब इस पे क्या है कि इस तरीके की जो सिचुएशन है इसमें, क्योंकि इनका जो पूरा बॉडी का मास है वो नीचे अट्रैक्ट हो रहा है ग्रेविटी की वजह से और mg एक्ट हो रहा है, या फिर कह लीजिए वेट एक्ट हो रहा है। ठीक, और जब वो नीचे जा रहा है उसकी वजह से इन हाथों पर एक टेंशन एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन पे, और इधर भी टेंशन एक्ट हो रहा है इस हाथ में। क्योंकि दोनों जो हाथ है वो हम लोग के सिमेट्रिकल होते हैं, तो ये वाला जो टेंशन है और ये वाला जो टेंशन है और इन, तो वो क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, ये टेंशन, यहाँ वाले टेंशन की बात नहीं हो रही है, ये जो चेहरे में टेंशन दिखाई दे रही है, ये टेंशन बात हो रही है जो हम लोग का एक तरीके का रिएक्शन फोर्स कह लीजिए होता है किसी रोप का या इस तरीके का ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर सके, स्ट्रिंग नहीं मतलब रोप की तरह बिहेव कर सके। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि एक कोई ऐसा हो और वहां एक स्ट्रिंग लगी हो और उस पर कोई m मास का ऑब्जेक्ट लटका हो, तो m मास की वजह से नीचे यहां पर लगेगा mg फोर्स, और इस रोप में एक फोर्स लगेगा जो कि इस mg को बैलेंस कर रहा होगा, एक तरीके का फोर्स, रिएक्टिव फोर्स जो होता है, जैसे कि नॉर्मल फोर्स होता है किसी सरफेस के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, किसी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है उस पे नीचे mg फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका नॉर्मल जो होता है वो ऐसा n से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके का कुछ रिएक्टिव फोर्स जो होता है जब किसी रोप की सहारे कोई ऑब्जेक्ट लटका हो m मास का और उसकी वजह से नीचे mg फोर्स एक्ट हो रहा हो, तो इसका जो ऊपर होता है बनता है वो कहलाता है क्या, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, T टेंशन। ठीक है, तो यहाँ ये जो चेहरे में झलक रही है इसकी बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही, जो हाथों में एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि इस डायरेक्शन पे है, किसकी वजह से, जब ये mg नीचे तरफ जा रहा है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, यहां पर टेंशन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ गए, क्लियर, आगे बढ़े। देखिए, तो यहां पर क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि धर्मेंद्र पाजीज मास इज 73 kg, इनका जो मास है वो कितना है, 73 kg है। डाउनवर्ड वेट इज सपोर्टेड बाई, अब मतलब वेट लग रहा है तो डाउनवर्ड ही होगा, तो वेट इज सपोर्टेड बाई टेंशंस इन द रोप टाइड टू हिज रिस्ट, जो यहां पर इनके ये बंधी हुई है रोप, ये दिखी, ये जो रोप बंधी हुई है इनमें टी टेंशन एक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इस हाथ को भी
मान लूं कि एक रोप की तरह ही, क्योंकि हम लोग का हाथ थोड़ा बहुत तो एक्सटेंड करता ही, भले ही अंदर बोन्स है, बट इसको माने तो ये इस पे पूरे में हम लोग बोल सकते हैं कि कितना टेंशन एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस पे अगर टी हो रहा है और इस हाथ पे भी टी हो रहा है, या इस रोप में जो है उस पे पूरा इस यहां से यहां तक आर्म अगर मान ले, क्योंकि ये भी जो हम लोग का है वो फ्लेक्सिबल ही होता है थोड़ा बहुत, जैसे रोप होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये बोल दिया कि इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, और इधर हो रहा है डब्लू। तो यानी कि अगर हम लोग इसका एक डायग्राम बनाए, जिसको कि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, तो ये हो गया एक पॉइंट, इस पॉइंट पर एक टेंशन एक्ट हो रहा है इस तरफ, और इस पे जो टेंशन है वो एक्ट हो रहा है इस तरफ, और नीचे हो रहा है एक्ट डब्लू। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ये जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जो भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, भले ही कितना बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, बट मानते हैं हमेशा पॉइंट मास। तो उस पॉइंट मास पर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, उन सबको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक डायग्राम का इस्तेमाल कर कर, जहां पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मानते हैं पॉइंट साइज का, और फिर उस पर बनाते हैं कितने फोर्सेज हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर? मतलब कि किसी एक बॉडी पे नेट फोर्स जब हम लोग को निकालना होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है, इस तरीके का कोई सिस्टम है, ठीक है, कुछ इस तरीके का सिस्टम है जो कि ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, ये एक मास m1, इस पे एक मास m2 और इस पे मास m3। तो हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इस बॉडी का अलग बनेगा, इस बॉडी का अलग बनेगा, और इस बॉडी का अलग बनेगा। तीनों में अलग अलग हम लोग फोर्स देखेंगे, क्योंकि हर बॉडी कैसी है, इंडिपेंडेंट है अपने आप में, इसीलिए वो नाम ही है फ्री बॉडी। भले ही कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा सिस्टम हो, बट उसको छोटे छोटे पॉइंट मास मानकर हम लोग को चीजें सॉल्व करनी होती। क्लियर? और जैसे ही हम लोग कोई एक्सटेंडेड बॉडी कंसीडर करते हैं, वैसे ही बाकी चीजें हम लोग की एक्ट होने लगती हैं, जो कि आगे वाली क्लासेस में हम लोग आकर पढ़ेंगे। तो ये अब चलते हैं आगे कि और क्या दिया हुआ है कि जो टी टेंशन है उनके बीच में एंगल 100 है, और यहाँ पर एंगल दोनों तरफ 130 है। तो कैलकुलेट द टेंशन इन हैंड्स। अब देखो यहाँ पर हम लोग को पता है इस तरीके के केस में कि नीचे तरफ जो डब्ल्यू एक्ट हो रहा है वो कितना होगा, 73 इंटू हम लोग 9.8 अगर कर दें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू। इतना डब्ल्यू हम लोग का एक्ट हो रहा है। तो जब अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो बन जाएगा कुछ ये ऐसा कि ये पूरा इस तरीके का है, और इस पे अगर लामीज थ्योरम लगाएं तो कुछ लग कर आएगी ये, क्योंकि अब हम लोग के पास ये वाला और ये वाला जो कंपोनेंट है वो कैसा है, सेम है। तो क्या करें हम लोग, W साइन ऑफ 100, ठीक है, साइन ऑफ 100, और ये जो T है इसका यहां पर 130, तो T अपॉन साइन 130। इसको जब करें फिर हम लोग को T निकालना है, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा W इंटू साइन 130 डिवाइडेड बाई साइन 100। और जब इस पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे, तो T अराउंड कुछ हम लोग का 556 न्यूटन निकल कर आएगा। तो आप इसका मैथमेटिक्स करिएगा, मैंने आपको फिजिक्स बता दी। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे हम लोग के और जानते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। तो जैसे कि मैं अभी तक बताता आ रहा था कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो कैसे मूव करेगा, हम ये देखते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर, भले कितना भी कॉम्प्लेक्स हम लोग का सिस्टम है, तो वो जो पार्टिकल जिसका मोशन हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें कितना नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या था कि जो फोर्सेस एक्ट होते थे नेट, वो कितने थे, 0 थे। वो कितने थे, 0 थे। ठीक है, ये किया था ना F इक्वल टू 0, तो वो था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी क्या है, जैसे ये अनबैलेंस्ड फोर्सेज आते हैं, जैसे कि इस केस में देखें कि एक इधर से धक्का मार रहा है, ये इधर से धक्का मार रहा है, और ये ऑब्जेक्ट खुद में इसका कुछ मास है, कुछ 10 kg मास है। ठीक है, तो 10 इंटू 10 बन जाएगा 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन mg नीचे एक्ट हो रहा है। इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट होगा, अगर ये सरफेस में ये सब के सब ऐसे हैं। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऊपर नॉर्मल फोर्स 100 न्यूटन एक्ट होगा। अब ये वाला जो इंसान है वो इस डायरेक्शन पे 50 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, ये इधर वाला लेफ्ट वाला उस तरफ 50 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड रिएक्शन वाला, ये वाला जो आदमी है वो इस बॉक्स पर अगर 50 न्यूटन लगा रहा है इस तरफ, तो इस आदमी पर भी 50 न्यूटन लगेगा फोर्स। ठीक है, बिल्कुल लगेगा। अगर ये आदमी इस पे 50 न्यूटन लगा रहा है, तो इस आदमी पर भी इधर 50 न्यूटन फोर्स लगेगा।
बट जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की, तो फ्री बॉडी डायग्राम में जो बाकी के चीजें हैं उनको हम लोग छोड़ देते हैं और कंसीडर करते हैं सिर्फ उस बॉडी को जिसकी हम लोग को स्टडी करनी होती है, उसमें कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये इस पे 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इस पे भी लग रहा है, बट उसको अभी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इस बॉडी में हम लोग को देखना है। और ये वाला जो है ये इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इस पर भी क्या हो रहा होगा, 100 न्यूटन का फोर्स इस आदमी पर इधर लग रहा होगा, बट उसको भी हम लोग इस डायग्राम पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि इस अभी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो एग्जैक्टली बनेगा वो बनेगा इधर 50 न्यूटन इस तरफ, 100 न्यूटन इस तरफ, नीचे mg और ऊपर 100, इसी का मतलब mg के बराबर ही 100। तो ये और ये, तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव करेगा। तो मोशन के लिए हम लोग को क्या निकालना होता है, नेट फोर्स निकालकर फिर नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो एक्स डायरेक्शन पर अगर इसको एक्स वाई ऐसे प्लेन माने, तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स निकल कर आएगा वो कैसे निकल कर आएगा, जब हम एक्स डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेस का क्या कर दें, सम कर दें और उसको बराबर कर दें मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन पे जो एक्सेलरेशन है ये कितना है, 50 है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 100 है। यानी कि अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 50 माइनस 100। तो नेट जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो -50 हो रहा है। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इधर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो एम ए एक्स को हम लोग बराबर कर देंगे 50 के, और ए एक्स इससे निकल कर आ जाएगा -50 डिवाइडेड बाई एम। एम इस ऑब्जेक्ट का जो भी मास होगा, तो इस ऑब्जेक्ट में एक्स डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन निकल कर आएगा, और ये किधर बता रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा फाइनली। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, जो वाई डायरेक्शन है उस पर चेक करेंगे। तो वाई डायरेक्शन पे जब हम लोग चेक करेंगे तो वाई डायरेक्शन में देखो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स कैसा है, सेम है। तो यहां पर इसको जब रखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, अपवर्ड डायरेक्शन वाला 100 और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला मान लिया -100, क्योंकि ऊपर वाला जैसे वाई एक्सिस प्लस होती है और नीचे माइनस होती है, तो नीचे वाला माइनस मान लिया, तो 100 माइनस 100 हो गया, और ये बराबर कर देंगे एम ए वाई के, यानी कि ये बराबर हो गया 0, यानी कि एम ए वाई बराबर हो गया 0, तो ए वाई बराबर हो गया 0। तो वाई डायरेक्शन में किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, तो जिस भी स्टेट में है ये वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। जबकि एक्स डायरेक्शन पे वो -50 बाई एम, -50 मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन पे इतने 50 बाई एम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और अगर हम लोग को नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका हम लोग इस तरीके से जो रिजल्टेंट होता है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको मैं वेक्टर वाली क्लासेस में बता चुका था कि किस तरीके से इनको निकालते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं जब किसी बॉडी में अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है और उस पर मोशन आता है, तो हम लोग को इंडिपेंडेंटली डील करना होता है हर एक्सिस पे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये है कोई ऑब्जेक्ट जो कि ऐसा रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, अगर बात की जाए कि इस ऑब्जेक्ट में एक mg फोर्स एक्ट होगा, तो वेट ऑलवेज पॉइंट डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो इस पे नॉर्मल फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन होगी इस सरफेस से परपेंडिकुलर। तो फिर हम लोग को जो ये mg होते हैं इनके कंपोनेंट्स ब्रेक करने होते हैं, और अगर मैंने इस तरफ ऐसे मान लिया कि ये x है और ये y एक्सिस है, ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा y की डायरेक्शन में, और यहां पर अभी फ्रिक्शन क्योंकि हम लोग ने नहीं पढ़ा है तो फ्रिक्शन को मैं यहां पर इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, बट यहां पर फ्रिक्शन भी एक्ट होगा, क्योंकि यहां पर होगा क्या कि इस mg के 2 कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करेंगे, जो कि एक होगा इस तरफ और एक होगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो अगर यहां से इसको एंगल थीटा दे देते हैं तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, और ये नॉर्मल फोर्स जो इस तरफ होगा उसको n मान लेंगे, और वो क्योंकि इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में कोई अभी फिलहाल मोशन नहीं, अगर हम लोग माने कि नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n = mg cos थीटा। बट क्योंकि देखो यहां पे अगर हम लोग देखें, ये अगर हम लोग ने एक्सिस जो है वो ऐसी बनाई है, ऐसी, ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है
और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे तो कोई मोशन हो नहीं रहा, तो उस केस में क्या लेंगे कि n माइनस एम जी कॉस थीटा, और कोई मोशन नहीं है, कोई मोशन नहीं आया, रुका हुआ है, ठीक है, मोशन नहीं आया उस पर, यानी कि जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू एम जी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगी उसकी वैल्यू n की, और फिर यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे जो कि हम लोग का होता है n इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। और अगर ये नीचे तरफ स्लाइड करेगा, अगर यहाँ पर ये क्या करे, नीचे तरफ स्लाइड करेगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि क्योंकि ये फोर्स बड़ा होगा और जो फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट हो रहा है वो इसको रोक नहीं पा रहा नीचे गिरने से, तो mg क्योंकि बड़ा होगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी ने दो तरफ से पकड़ रखा है तो आप उसी तरफ जाएंगे जिधर फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले फोर्स में जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है माइनस कर देंगे छोटे वाले फोर्स को और कह देंगे कि इसका मोशन होने लगा इधर ऐसे x डायरेक्शन पे। तो इससे फिर हम लोग का x डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन और y डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर y इक्वल टू 0 निकल कर आ रहा है, तो नेट हम लोग का एक्सेलरेशन निकल कर हम लोग चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग जो अगली क्लास है उस पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी फ्रिक्शन सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ऐसा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, कैसे करता है, क्यों करता है, ये सब बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब टाइम है जो भी हम लोग ने सीखा है उसको अप्लाई करने का क्वेश्चंस पर। तो देखिए ये हम लोग का पहला क्वेश्चन, 5 forces inclined at an angle of 72 degree with respect to each other act on a particle of mass m placed at the origin। तो ओरिजिन में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें कि 5 फोर्स एक्ट हो रहे हैं इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, अपने आप में ही 72 डिग्री का एंगल बनाते हुए उस पर एक्ट हो रहा है। यानी कि अगर कोई पहला फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, लेट अस सपोज, या फिर ये मान लीजिए कि कोई पहला फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट में वो इस तरफ एक्ट हो रहा है, ठीक है, F1, तो जो दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है वो हो रहा है इस तरफ F2, और जो इनका एंगल है वो कितना है 72 डिग्री, और फिर जो अगला है फोर्स वो भी कैसा है 72 डिग्री, जो अगला है वो भी कितना है 72 डिग्री। इस तरीके से क्या कर रहे हैं ये लोग, 72 डिग्री में करते हुए ये 5 एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो अभी अगर इनको आप गौर से देखें तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा ऐसे कि ये 72 डिग्री ऐसे, फिर यहाँ पर ये 72 डिग्री ऐसे, फिर यहाँ पर एक 72 डिग्री ऐसे और एक 72 डिग्री ऐसे। तो 72 इंटू 72 कितना हो गया 72 इंटू 5, तो 72 इंटू 5 जब हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का 360। ठीक है, 7 5 35, तो 350, और यहाँ पर 5 2 10, ये 360। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का आ गया कितना 360 डिग्रीज है ये। यानी कि ये जो एक फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके के फोर्सेस को हम लोग कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस। क्या कहते हैं, कंकरेंट फोर्सेस। अब देखिए मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड किया और साथ में कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का जो हम लोग का फोर्स बना वो क्या बना कि यहाँ पर हम लोग का एक कंकरेंट फोर्स डेवलप हुआ, जहां पर एक ही पॉइंट से हम लोग के अलग अलग फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताना है कि उस पार्टिकल पर कितना एक्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं और हर एक फोर्स को हम लोग 2 कंपोनेंट्स पे ब्रेक कर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे करते करते हुए। इस तरीके से भी चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, हम लोग का कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। यहां पर क्या दिया हुआ है, आगे भी इंफॉर्मेशन दी है कि 4 फोर्सेस आर ऑफ मैग्नीट्यूड F1 एंड 1 हैज मैग्नीट्यूड F2। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये जो 4 फोर्सेस हैं वो F1 है और जो एक फोर्स है वो F2 है। अब देखो, अगर ये पांचों के पांचों फोर्स F1 होते तो इसमें जो नेट एक्सेलरेशन होता वो 0 होता, क्योंकि वो आ जाता स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जहां पर जो नेट फोर्स एक्ट होता वो 0 होता। ठीक है, क्योंकि 5 फोर्सेस लग रहे हैं एक सेंटर पर और सबके सब कैसे इक्वल हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट
कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो 360 डायरेक्शन पे पूरा ऐसे एक्ट हो रहा है। जब इनका हम लोग कंपोनेंट पे ब्रेक करके निकालेंगे तो निकल कर आएगा, बट क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो है डिफरेंट, तो इसके लिए हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। एक वेक्टर पे दूसरा वेक्टर ऐड करेंगे, फिर तीसरा वेक्टर ऐड करेंगे, चौथा वेक्टर ऐड करेंगे, और इस तरीके से करते हुए हम लोग को मिल जाएगा एक पॉलीगॉन। ठीक है, क्या मिलेगा? पॉलीगॉन मिलेगा। जैसे ये F1 वेक्टर हो गया, और अब इसकी यहाँ पर इस चीज की हम लोग जो टिप है उस पे अगले वाले की टेल को पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करते करते हम लोग का एक पॉलीगॉन फॉर्म करेगा, और ये हो जाएगा ऐसे। उसके बाद ये हो गया इधर F1, ये हो गया F1। अब इस वाले फोर्स को करेंगे तो वो हो जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला होगा, ये इससे 72 डिग्री, तो इस 72 डिग्री में ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ये वाला फोर्स वो जो हो जाएगा इधर हो जाएगा, और ये है F2, बाकी सारे F1। तो इनका हम लोग को ऐसा रिजल्टेंट मिलता जाएगा, और फाइनली जो चीज़ निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी कुछ इस तरीके से। तो एक जो हम लोग का पॉलीगॉन फॉर्म हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर्सेज है वो हम लोग का इस तरीके से एक्ट हो रहा है 72 डिग्री में, तो वो एक्ट होगा फिफ्थ साइड के अलोंग। ठीक है, वो होगा फिफ्थ साइड के अलोंग होगा, और अपोजिट इन ऑर्डर होगा। यानी कि जो हम लोग का ऐसा पॉलीगॉन फॉर्म हुआ था, ये इसमें जो इनका रिजल्टेंट निकल कर आएगा, ठीक है, वो निकल कर आएगा ऐसा, और यहां से जो पांचवा वाला था F2 वो होगा ऐसे। तो ये F1 था, इसको रेड से ही लिख देता हूं मैं, ये F1 हो गया, ये भी F1 हो गया, ये F1 हो गया, और ये हम लोग का F1 हो गया। तो इन चार फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकल कर आया वो इधर है, और F2 जो होगा, F2 ब्लू कलर से बनाया मैंने, वो इस डायरेक्शन पे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करते हुए हम लोग का जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा F2 माइनस F1, जो नेट फोर्स उस पार्टिकल पे लग रहा होगा। और हम लोग को जब एक्सेलरेशन बताना है तो m से उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहां पर जो बनेगा वो बन जाएगा ऐसा कि F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई m। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये यहाँ पर रेंडर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जो निकल कर आएगा एक्सेलरेशन वो हो जाएगा ऐसा, क्योंकि नेट फोर्स को हम लोग बराबर करते हैं किसके? मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो मास से डिवाइड कर दिया उस पार्टिकल के, तो एक्सेलरेशन हम लोग का निकल कर आ गया। यही तो हमें बताना था। तो नेट फोर्स हम लोग देखते हैं कि किधर एक्ट हो रहा है, कैसे एक्ट हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्लेयर कैचेज अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, द फोर्स ऑफ द ब्लो एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर इज इक्वल टू। देखो वही एग्जाम्पल आ गया ना जो मैं शुरुआत में ले रहा था, वही चीज आ गई। तो अब इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि कितना हम लोग का आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, 150 न्यूटन या 3 न्यूटन, 30 न्यूटन, 300 न्यूटन क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो m है वो है 150 ग्राम्स, और जो स्पीड थी मूविंग एट अ रेट ऑफ, ठीक है, जो स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और रुक रही है तो ये हो गई इनिशियली, और फाइनल कितनी हो गई? वो हो गई 0। क्लियर? तो इसी को जब हम लोग करेंगे कि जो हम लोग का फोर्स होता है, अब क्योंकि इतना टाइम लगा इसको, कितना 0.1 सेकेंड, तो हम लोग का ये निकल कर आ जाएगा कि फोर्स इनटू टाइम, क्योंकि फोर्स जो होता है हम लोग का वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, जितना भी टाइम लगे। तो अभी हम लोग को क्या बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे इस तरीके से, जो हम लोग का इनिशियल मोमेंटम होगा वो ये हो जाएगा। तो 150 ग्राम्स की थी, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा 0.15 इंटू 20, तो ये निकल कर आ जाएगा 3। जो मोमेंटम है इनिशियली वो हो गया 3, और जो फाइनल मोमेंटम है क्योंकि वो रुक गया है तो वो हो जाएगा 0। तो F इंटू 0.1 वो हो जाएगा 3 माइनस 0, और या इस पे भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर दे डायरेक्ट, तो F इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 30 न्यूटन। क्लियर? यानी कि अगर इसको मैं विजुलाइज कराऊं थोड़ा सा, ठीक है, अगर मैं इसको विजुलाइज कराऊं तो ये कुछ ऐसा है कि ये कितना फोर्स है, ये इतना फोर्स है, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं 3 kg इंटू 10। ठीक है, 3 kg इंटू 10, और 10 क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर 3 किलोग्राम का मास आप अपने हाथों में ले लें तो उस टाइम जितना आपको फोर्स फील होगा
वो उतना फोर्स फील हुआ जब उस फील्डर ने उस बॉल को कैच किया जो कि थी सिर्फ 150 ग्राम्स की। तो ये कैसे निकल कर आया? क्योंकि उस पर वेलोसिटी थी। वेलोसिटी कितने टाइम पे चेंज किया? 0.1 सेकेंड में। और इसी में अगर और घटा दिया जाए टाइम को, देखिए इसी में टाइम को अगर और घटा दिया जाए, मान लीजिए और कम 0.01, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि 0.01 सेकेंड पे रोक दिया, या फिर 0.01 लेंगे तो आसान होगा थोड़ा सा समझना। तो अगर 0.01 सेकेंड पे रोक दिया उस बॉल को, तो फोर्स कितना निकल कर आ जाएगा? वो निकल कर आ जाएगा 3/0.01 यानी कि 300 न्यूटन। यानी कि 30 kg की बॉल आप ऐसे जब हाथ में ले लें, वो फील आएगी आपको, है अंतर। तो ये मोमेंटम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस वजह से इसको डिफाइन करना पड़ा। ये मैंने बहुत क्वेश्चन सुना है कि ये हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, हमें तो सेकंड लॉ पे बताने के लिए ये कहाँ से आ गया, मोमेंटम है क्या, P = mv, P = mv, नहीं, वो उस पर छुपी हुई एक प्रॉपर्टी है, तब उसको डिफाइन किया गया। हाँ, मोमेंटम गेम्स के परसेप्शन से काफी इंपॉर्टेंट है, और मोमेंटम डेली लाइफ में हर चीज पे इंपॉर्टेंट है। आप क्यों नहीं एक जो कार होती है उसके सामने जाने की कोशिश करते हैं? ठीक है, एक छोटा बच्चा साइकिल चला रहा होगा, बहुत छोटा बच्चा साइकिल चला रहा होगा, तो आप क्रॉस कर जाएंगे आराम से, ठीक है। बट वही अगर एक कार धीमे धीमे भी चल रही हो, तब भी आप उसके सामने नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइए क्या करिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर मास और वेलोसिटी दोनों है। तो मोमेंटम चारों तरफ है हम लोग के, क्लियर, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलें आगे फिर। तो ये इस तरीके से हम लोग का निकल कर आ गया ये 30 न्यूटन, ठीक। तो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। Which of the four arrangement in the figure correctly shows the vector addition of two forces F1 and F2 to yield the third force F3? तो मतलब कि यहां पर F1 और F2 को अगर हम लोग ऐड करें, वेक्टर एडिशन करें, तो ऐसा कौन सा है जो कि हम लोग का इन ABCD ऑप्शन में से करेक्ट हो सकता है? तो देखो, वेक्टर एडिशन हम लोग का होता है ये, यानी कि इन दो का हम लोग वेक्टर एडिशन करें और उससे हम लोग का निकल कर आ जाए F3, ठीक है। तो देखो, ये जैसे पहला वाला है, इसमें अगर फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो F3 बिल्कुल इधर निकल कर आएगा, ठीक है। जितना ज्यादा F1 बड़ा होगा, F3 का डायरेक्शन उतना ज्यादा इस तरफ होगा। जितना अगर F1 और F2 में F2 ज्यादा बड़ा होगा, तो F3 की डायरेक्शन इधर होगी। बस ये फर्क पड़ेगा और मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इस तरीके से बढ़ता जाएगा। यहां पर सिर्फ A ऑप्शन नहीं है, यही तो खास बात है इस क्वेश्चन की। यहां पर सिर्फ A ऑप्शन नहीं है, C भी है, बिल्कुल सही। यहां पर ऑप्शन C भी सही है, क्योंकि यहां पर एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा है और एक फोर्स इधर, तो उसके बीच में एक फोर्स एक्ट होगा। आप इसको विजुअलाइज करिए सिंपल सा, एक लोग इधर खींच रहा है आपको, एक लोग इधर खींच रहा है, तो कहेंगे ठीक है चलिए चलो इस तरफ, इस डायरेक्शन पे होगा। बिल्कुल वही चीज है कि एक कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर, तो आप इस तरफ चले जाएंगे, पीछे नहीं चले जाएंगे, ठीक है। रिजल्टेंट आपका उधर नहीं होगा, होगा इसी तरफ। अब इसका अगर फोर्स ज्यादा होगा तो हो सकता है आप थोड़ा सा इधर जाए, अगर इस वाले का फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा तो आप हो सकता है इस तरफ जाए, बट बढ़ेंगे आप इसी डायरेक्शन पे। तो A और C ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब राना। अब चलते हैं आगे। तो ये चीज इस तरीके से निकल कर आई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ मैन स्लाइड्स डाउन अ लाइट रोप whose breaking strength is eta times his weight. What should be his maximum acceleration so that rope does not break? अब देखो, यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग कि एक कोई इंसान है, वो रोप को स्लाइड कर रहा है, ठीक है। रोप में वो स्लाइड कर रहा है, धीरे धीरे वो खिसक रहा है नीचे। Whose breaking strength is eta times his weight, मतलब कि अगर इस इंसान का जो भी इस पे रोप में जा रहा है, अगर वो उसका जो वेट है वो mg है, तो mg में अगर ईटा मल्टीप्लाई कर दूं, अब यहां पर ईटा क्या है? ईटा एक तरीके का फैक्टर है, जैसे कि ये ईटा 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है। ये क्या है? ये फैक्टर है। ये क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बोला
कि मैं आधा पिज्जा खाऊंगा, तो आधा क्या हो गया, वो फैक्टर हो गया। आधा मैं बोल रहा हूं वो फैक्टर है, बट क्वांटिटी क्या है वहां पर, पिज्जा है। इसी तरीके से mg क्या है, वो क्वांटिटी है, वो एक हम लोग का फोर्स है, ठीक है। और ईटा क्या है, वो उसको क्वांटिफाई कर रहा है कि कितना, और भी उसको थोड़ा सा और ज्यादा क्वांटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहां पर, जैसे कि ये ईटा mg ऐसा हो गया, तो ये क्या बता रहा है कि जो ईटा है वो एक तरीके का, उसके साथ जब हम लोग mg के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मतलब कि जैसे ही उसको इतना फोर्स मिलेगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि व्हाट शुड बी इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए सो दैट द रोप डज नॉट ब्रेक, यानी कि जो ये मैन है वो किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आना चाहिए ताकि ये जो रोप है वो ब्रेक ना हो। तो इस रोप में एक हम लोग का, अगर ये mg फोर्स इस तरफ लगा रहा है तो उस पर एक ऊपर फोर्स एक्ट होगा जो कि होगा T फोर्स, ठीक है, टेंशन इस रोप में एक्ट होगा। और फिर उसी को हम लोग देखते हुए, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, तो उसको एक लिमिट रीच नहीं करनी चाहिए, उस लिमिट को हमें रीच करने से बचाना है कि ये वाला जो फोर्स है वो इस लिमिट को रीच नहीं करना चाहिए, इस एक्सेलरेशन से नीचे आए, ये जो है वो इस एक्सेलरेशन से आए। क्लियर? तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि mg माइनस r मतलब वही रिएक्शन फोर्स T मान लिया, वो बराबर हो जाएगा ma के, यानी कि एक आदमी जो नीचे आ रहा है उस पे एक्ट हो रहा है mg फोर्स और एक एक्ट हो रहा है रोप की वजह से ऊपर T या फिर r। और ये जो आदमी वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे तरफ आ रहा है क्योंकि उतर रहा है, ठीक है, उतर रहा है, तो नीचे वाला जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि mg में अगर हम r माइनस कर दें तो वो बराबर हो जाएगा किसके, जिस एक्सेलरेशन के साथ वो आदमी उतर रहा है उस पर m का मल्टीप्लाई करेंगे, उस फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग करते हैं, तो ये हो गया हम लोग का वही समेशन ऑफ फोर्सेस और उसको बराबर कर दिया, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू बराबर कर रहे थे ना ma x के, उसी तरीके से ऐसी कोई चीज हम लोग ने यहाँ पर कर दी। तो अब इस पे जो आगे आएगा वो आ जाएगा ऐसा कि ये जो लिमिट है ये वो कितनी है, वो होनी चाहिए हम लोग की ईटा mg, तो यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो mg माइनस ईटा mg इक्वल टू ma, ये होना चाहिए। तो यहाँ से जब g कॉमन ले लेंगे और mm कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा g माइनस सॉरी यहाँ पर बचेगा ये 1 माइनस ईटा और यहाँ पर हो जाएगा g m इक्वल टू ma, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस ईटा g। ये हम लोग को ध्यान रखना है। क्लियर? आई बात समझ पे? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो a इज इक्वल टू ये निकल कर आ जाएगा g इंटू 1 माइनस ईटा, इतने एक्सेलरेशन के साथ उसको आना है, ये नहीं कि अपना एक्सेलरेशन उसने बढ़ा दिया तो वो ब्रेक हो जाए। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो मैं आपको पढ़ देता हूँ, लास्ट लाइन अगर आपसे छुप रही हो तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। तो अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, एक कोई लिफ्ट है जो कि नीचे मूव कर रही है a एक्सेलरेशन से, ठीक है, ये इधर मूव कर रही है a एक्सेलरेशन से। अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट, अब इसके आगे अंदर कोई एक इंसान खड़ा है जिसने कि एक बॉल जो कि अंदर थी उसको नीचे ऐसे ड्रॉप कर दिया। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन, जो इस बॉल पे एक्सेलरेशन एक्ट होगा, जो कि ऑब्जर्व कर रहा होगा ये वाला ऑब्जर्वर जो अंदर है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि ये जो अंदर है मैन वो कितना एक्सेलरेशन यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा इस पार्टिकल का, और दूसरा ये है कि ये वाला जो मैन है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा इस पार्टिकल पे लगने वाला एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अब देखिए सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है, बट यहाँ पर होगा क्या, देखो जैसे ही बॉल को अंदर ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है, जैसे ही अंदर बॉल को ड्रॉप किया जाएगा उस आदमी के द्वारा जो अंदर था, तो उसकी वजह से जो वहां पर जो जी है वो उसको अंदर वाले को कैसे फील होगा,
वो हमें बताना है। तो अभी अगर बात करें कि जो बाहर होगा, बाहर वाले के लिए बॉल को ड्रॉप किया गया, बाहर वाले के लिए बॉल को ड्रॉप जब किया है तो बाहर वाले को ये अंदर दिखाई देगा कि यहां पर वो चीज ऐसे जी एक्सेलरेशन से ही ड्रॉप हो रही है। तो जो बाहर आदमी खड़ा है उसके लिए जो अंदर बॉल ड्रॉप की गई वो जी एक्सेलरेशन से एक्ट हो रही है। बट क्योंकि जो अंदर वाला आदमी है वो खुद ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, मतलब ये बॉल जी एक्सेलरेशन से जा रही है और ये एक से खुद उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी वजह से जो नेट एक्सेलरेशन उसको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, जी माइनस ए। तो अंदर वाले को दिखाई देगा जी माइनस ए और जो बाहर खड़ा है उसको दिखाई देगा जी। ठीक है। सर हम मेनली एयर रेजिस्टेंस को क्यों इग्नोर करते हैं? तो राना आपका ये जो क्वेश्चन है कि हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्यों इग्नोर करते हैं, तो उसका देखिए रीज़न ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको रोटी बनाना है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं आपको रोटी बनाना है, समझिएगा बात को थोड़ा सा, फिर आगे मैं उस बात पे भी आऊंगा कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर क्यों करते हैं। तो अगर आपको रोटी बनाना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आटे को छानना पड़ेगा, उसको गूंथना सीखना पड़ेगा, गूंथने के बाद उसको उसकी लोई बनाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद उसको बेलना सीखना पड़ेगा, फिर तवा कितना गर्म करना है वो सीखना पड़ेगा, और उसको करने के बाद फिर चीज़ें जाकर फिर जाके आपकी रोटी अभी आप उस पर डालेंगे, जलेगी, जलने के बाद फिर उसको धीरे धीरे फूलेगी जाकर, तब जाके वो रोटी कहीं बनेगी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग को रियल वर्ल्ड्स की एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमें सिंपल सिस्टम से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, समझ पे आया कि अगर मुझे ये स्टडी करनी है कि एक कार जो कि मूव कर रही है इस तरीके से, ठीक है, ये कार मूव कर रही है इस तरीके से इस डायरेक्शन पे, तो सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं हम लोग की, उसमें ये अगर एयर ना हो, सिंपली ये कैसे काम करेगी, सिंपली फिर एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जैसे ही एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड होगा ये बॉडी की शेप वगैरह हम लोग का इंक्लूड होने लगेगा, और जैसे हम लोग का बॉडी शेप इंक्लूड होगा तो हम लोग को और भी चीजें इंक्लूड करनी होंगी, उस पर डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे, वो सारे इफेक्ट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अभी जो हम लोग स्टडी करते हैं, आपके इस क्वेश्चन का जवाब एक्चुअली मैंने शुरुआत में ही दे दिया था, बट कैसे दिया था वो इस तरीके से कि हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, और पॉइंट ऑब्जेक्ट की जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट चाहे जैसा दिया हो उसमें हम लोग के पास क्या माना जाएगा कि क्योंकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस लग ही नहीं रहा। बात समझ पे आई कि हम लोग के पास जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको छोटे पार्ट पर हम लोग सिंपल करके पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उस पर हम लोग चीजें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये है एयर रेजिस्टेंस वगैरह नेग्लेक्ट करने का, काफी चीजें हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब ये है कि अभी हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा रहे, पहले समझ रहे हैं कि आटा तो गूंथना सीख लें, रोटी बाद में पक जाएगी। ठीक है, बात समझ पे आई ये चीज। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग का जो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये सब सारे क्वेश्चंस आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो ये है एक क्वेश्चन, आप इसको घर से करके आइएगा। ये है अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में एक और चीज यहां पर आ गई है, म्यू जो कि बता रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको जब हम लोग ले रहे हैं, फिर अगर आप इस क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वरना इसी तरीके के क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग की जो अगली क्लास है वो पूरी की पूरी बेस्ड है फ्रिक्शन पे। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं है डाउट है कोई तो आप साथ ही ऐप के क्वेरी सेक्शन पे अपनी जो क्वेरीज है वहां पर पूछ सकते हैं, और इसका तो बाकी हम लोग जो फ्रिक्शन है उस पर तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सेशन था पसंद आया होगा, और किसी भी तरीके के डाउट वगैरह तो जैसे बताया उस पर साथी ऐप के क्वेरी सेक्शन में जाके आप वहाँ पूछ सकते हैं। और आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज या फुल लेंथ के मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप जो इस पे जेई टेस्ट करके आ रहा होगा लिंक, ठीक है, जो नीचे स्क्रॉल कर रहा है,
तो उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है सर, जो इक्वेशंस है लाइक एफ इक्वल टू एम ए और पी इक्वल टू एम बी, वहाँ भी इग्नोर किया हुआ है। बिल्कुल वही रीज़न है। रीज़न वही है कि अगर हम लोग वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को ले रहे हैं, यानी कि जो बॉडी है वो हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी मान रहे हैं, और एक्सटेंडेड बॉडी पे बहुत ढेर सारे इफेक्ट आ जाएंगे। इसका सिंपल सा ये है कि आप जैसे अभी 12th क्लास में हैं या 11th क्लास में, जिस भी क्लास में आप, तो उस क्लास के अकॉर्डिंग अभी आपके पास कुछ नॉलेज है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी नॉलेज पे इनहेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अपनी पुरानी क्लासेस पे देखिए, अगर आपको 2+2 करना नहीं आता, अगर आपको 2+2 = 4 करना नहीं आता, तो आप जो आज की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ पाते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, जो पूरा सिस्टम है उसको सिंपल कर लेते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उस पर चीज़ें बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये तो समझिए कि अगर एक सिंपल से कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसके बाद फिर उसके पंख लगाइएगा, मतलब कि उसकी बॉडी एक्सटेंड करिएगा, फिर उस पर वो कैसे बिहेव करेगा वो चीज़ पढ़िएगा। बात समझ पे आई? ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये चीज़ अब जो आज का सेशन है उसको मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और कल फ्रिक्शन है उस पे, तो फ्रिक्शन के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।